Today our first question is contact dermatitis is an example of. ऑप्शन है ऑप्शन ए टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, ऑप्शन बी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, ऑप्शन सी टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी एंड ऑप्शन डी टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा मेडिकल अथवा पैरामेडिकल एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। वैसे हम हाइपरसेंसिटिविटी पर अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए अपने प्रश्न पर फोकस करते हैं। इसके ऑप्शन को देखें तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी के दो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट एनाफाइलैक्सिस एंड सेकेंड एटोपी। इसे हम IgE मीडिएटेड जो कि हिस्टामिन में रिलीज करता है तथा अदर मीडिएटर मास्ट सेल व वेसोफिल्स होता है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी इमीडिएट रिएक्शन को दर्शाता है, इसीलिए हम इसे इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं, जो कि एंटीजन या एलर्जन के रिएक्शन से होता है, जैसे एक्जिमा, हे फीवर, अस्थमा, एक्यूट डर्मेटाइटिस, इचिंग ऑफ स्काल्प, डस्ट माइट, पोलन, पेट डेंडा, फूड सेंसिटिविटी, ड्रग सेंसिटिविटी, बाइट ऑफ आंट, बाइट ऑफ बी, बाइट ऑफ वेस्प। इस प्रकार के एग्जाम्पल से हम टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी को आसानी से समझ सकते हैं। अब टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की बात करें तो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी को हम एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसे समझने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें होस्ट एंटीबॉडी फॉरेन एंटीजन से रिएक्शन कर इनकॉम्पिटेबल ट्रांसफ्यूज ब्लड सेल द्वारा सेल का डिस्ट्रक्शन कर देता है। इसमें IgG व IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीजन के सेल सरफेस पर बॉन्ड होकर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन को एक्टिवेट कर देता है। इसमें एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम्पल जो याद रखना चाहिए वो हैं हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ग्रेव्स डिजीज, मास्थेमिया ग्रेविस, ऑटो इम्यूनो हेमोलाइटिक एनीमिया इत्यादि। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी को देखें तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, जिसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसके कारण इम्यून कॉम्प्लेक्स टिश्यू के मध्य प्रेसिपिटेट बना देता है, जैसे स्किन, जॉइंट्स, वेसल्स ऑफ ग्लोमेरुली, जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट्स का ट्रिगर होता है। यह भी IgG और IgM के कारण इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है। इससे रिलेटेड डिजीज हैं सीरम सिकनेस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टमेटिक ल्यूपस, इरिथ्रोमेटस, फार्मर्स लंग्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यह दूसरे हाइपरसेंसिटिविटी से अलग इस प्रकार है कि इसमें इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद टिश्यू में डिपोजिशन शुरू हो जाता है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आइए हाइपरसेंसिटिविटी 4 की बात करते हैं। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी को हम डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। इसे टी सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के रूप में भी जानते हैं। यह हाइपरसेंसिटिविटी एंटीबॉडी मेडिएटेड ना होकर सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी होती है, जिसको डेवलप होने में कई दिनों से कई महीनों लग सकते हैं। इसके मुख्य उदाहरण जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, लेप्रोमाइन टेस्ट, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, सार्कोडोसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पैच टेस्ट, फेरिस टेस्ट इत्यादि। अब आप हाइपरसेंसिटिविटी को भली भांति समझ चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, जिसे हम डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कलर कोड फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी ब्लू। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन गाइडलाइन 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रेड डिस्पोजेबल में ग्लव्स, ट्यूबिंग, IB सेट, प्लास्टिक सिरिंज, प्लास्टिक बोटल्स, बेक्यूटेनर्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग, ड्रेन गैस का सेग्रीगेशन किया जाता है। येलो डिस्पोजेबल कंटेनर में प्लास्टर, डर्टी बैंडेज, स्वैप्स, प्लेसेंटा, बॉडी पार्ट, टिश्यू, ऑर्गन्स, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, कंटामिनेटेड लाइनेन, यूज्ड एंड डिस्कार्डेड ब्लड बैग्स इत्यादि डिस्पोज किया जाता है। ब्लू कलर डिस्पोजेबल कंटेनर में ब्रोकन एम्प्यूल्स, एम्प्टी बाइल्स, मेटेलिक ग्लास सिरिंज, इम्प्लांट्स, ECG, लीड्स,
इत्यादि का डिस्पोजेबल किया जाता है। वाइट कलर डिस्पोजेबल कंटेनर में नीडल्स, ब्लेड्स एंड अदर शार्प मेटल ऑब्जेक्ट्स इत्यादि का डिस्पोजेबल किया जाता है, जबकि ब्लैक और ग्रीन बैग्स में पेपर, फूड मटेरियल जैसे मैस हॉल, किचन इत्यादि में यूज किया जाता है। अतः उपरोक्त बिंदुओं को जानने के बाद हम अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। सो द डिस्पोजेबल ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन येलो कंटेनर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पर्म काउंट ऑफ लेस देन 20 मिलियन पर ml ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ओलिगोजोस्पर्मिया, ऑप्शन बी टेरेटोजोस्पर्मिया, ऑप्शन सी अस्पर्मिया एंड ऑप्शन डी एजुस्पर्मिया। अगर नॉर्मल सीमेन की बात करें तो इसका वॉल्यूम 6 to 8 ml, इसका लिक्विफिकेशन टाइम 20 to 30 मिनट्स का होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.028 तथा pH 7.2 to 7.8 होता है, जो कि मस्टी और एक्रेटिक ऑर्डर फॉर्मेट करता है। नॉर्मल काउंट 60 to 150 मिलियन पर ml होता है, जिसमें 70% स्पर्म मोटाइल होते हैं तथा सबसे अधिक पाया जाने वाला शुगर फ्रुक्टोज होता है, जिसका लेवल 150 to 300 ग्राम पर DL होता है। आइए अब सीमेन के अबनॉर्मलिटी की बात करें, जिसमें उपरोक्त क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और इसके ऑप्शन को भी समझ जाएंगे। पायोस्पर्मिया। पायोस्पर्मिया प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मीन्स पस सेल इन द एजुकुलेट above threshold volume is called paeospermia. Agiospermia. Agiospermia means no dead or alive sperm seen in semen is called agiospermia. Oligozoospermia. When the total sperm count is less than 60 million per ml is called oligozoospermia. Necrozoospermia. Necrozoospermia means spermatozoa present but immobile is called necrozoospermia. Stenozoospermia. A stenozoospermia, an absence or percentage of sperm motility below the lower reference limit or less than 32%. Main reason of stenozoospermia is fructose deficiency. Oligosthenozoospermia. Oligosthenozoospermia is abnormalities of sperm movement associated with reduction in sperm numbers. Aspermia. Aspermia is total absence of ejaculate. Teratozoospermia. Percentage of morphological normal spermatozoa below the normal spermatozoa. Teratosthenozoospermia. Teratosthenozoospermia is the abnormal sperm show poor or absent motility is called teratosthenozoospermia. अगर इन सभी पॉइंट्स को आप याद कर लेते हैं तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पर्मिया काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन इज कॉल्ड ओलिगोजोस्पर्मिया। सो आवर करेक्ट आंसर इज ओलिगोजोस्पर्मिया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायन इज। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटासियम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी सोडियम। उपरोक्त क्वेश्चन में प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायन के बारे में पूछा गया है। हम जानते हैं कि द प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायन ऑफ प्लाज्मा इज पोटासियम। मोर देन 98% ऑफ द बॉडी पोटासियम फाउंड इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अतः मेजर कैटायन ऑफ प्लाज्मा इज सोडियम। मेजर एनायन ऑफ प्लाज्मा और एक्स्ट्रासेलुलर इज क्लोराइड। द मेजर कैटायन प्ले इंपोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग hemostasis. Major abundant mineral in the body is calcium, approximate 2% of body weight. अगर अब मैग्नीशियम की बात करें तो यह सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट इंट्रासेलुलर कैटायन होता है, जबकि पहला पोटासियम होता है, जो कि सबसे अधिक बोन मसल तथा सॉफ्ट टिश्यू में प्रिंसिपली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अतः अब हम कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायन इज पोटासियम। सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पोटासियम। Our next question is amoeboid dysentery is caused by which parasite? Option A Entamoeba histolytica, option B Giardia lamblia, option C Entamoeba coli and option D Blentidium coli. उपरोक्त क्वेश्चन में अमेबॉइड डिसेंट्री की बात की गई है, जो कि एंटामोeba हिस्टोलिटिका द्वारा यूज किया जाता है। अगर चारों ऑप्शन को जान लेते हैं तो इससे रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन
दूर हो जाएगा। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा एमोबियोसिस क्यूज किया जाता है, जिसे हम एमोबोइक डिसेंट्री भी कहते हैं। जियार्डिया लेम्बिया द्वारा जियार्डियासिस क्यूज किया जाता है, जिसके द्वारा डायरिया हो जाता है, जिससे स्टूल ग्रेसी हो जाता है। इसका सोर्स ऑफ कंटामिनेशन फूड अथवा कंटामिनेटेड वाटर होता है। एंटोमीबा कोलाई, जो कि एक नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोल पैरासाइट होता है। यहाँ ई कोलाई का मीनिंग एंटोमीबा कोलाई है, ना कि स्क्रेचिया कोलाई। स्क्रेचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, जबकि एंटोमीबा कोलाई एक प्रोटोजोल पैरासाइट है। ब्लांटेडियम कोलाई द्वारा ब्लांटिडियसिस क्यूज किया जाता है, जो कि फीकल ओरल रूट द्वारा ट्रांसमिट होता है। अतः उपरोक्त ऑप्शन को जानने के बाद अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। सो एमोबोइक डिसेंट्री इज क्यूज्ड बाय बीच पैरासाइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। Our next question is, which specimen is more appropriate for culture of bacteria in the first week of typhoid? Option A, feces. Option B, urine. Option C, blood. And option D, CSF. Appropriate specimen for culture of Salmonella typhi. Always remember BASU, बासु। यहाँ बासु से हमारा तात्पर्य है कि अगर टाइफी का इन्फेक्शन का पीरियड फर्स्ट वीक है तो उसके लिए ब्लड कल्चर अप्रोप्रिएट होता है। सेकेंड वीक में ब्लड में एंटीबॉडी का डिटेक्शन होने लगता है, जिसे बिडाल टेस्ट द्वारा डिटेक्शन किया जा सकता है। थर्ड वीक में स्टूल कल्चर में टाइफी का डिटेक्शन होने लगता है, जबकि फोर्थ वीक में टाइफी का डिटेक्शन यूरिन कल्चर द्वारा किया जा सकता है। सबसे अप्रोप्रिएट व हर स्टेज में ब्लड कल्चर द्वारा टाइफी का डिटेक्शन किया जा सकता है। अतः स्पेसिमेन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ टाइफी इन ब्लड। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ब्लड। Our next question is, which test is done to determine pregnancy? Option A, Eskim-Jondek test. Option B, Friedman test. Option C, Cooperman test. And option D, all of the above. Here the hormone human chorionic gonadotropin is also called HCG is produced during pregnancy and can be found in pregnant women's urine and blood. It indicates the presence of implanted fertilized egg. Some important tests to determine pregnancy are Eskim-Jondek test, Cooperman test, Friedman test, Hogben test, Galli-Mainani test. For all these test technique required animals. So after discussion, we can say our correct option is option D, all of the above. Our next question is, milk is deficient of which mineral? Option A, phosphorus. Option B, sodium. Option C, iron. And option D, potassium. हम जानते हैं कि मिल्क में आयरन की डिफिशियंसी होती है। इससे रिलेटेड पहलू को समझे तो कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आयरन के ऑब्जर्वेंस के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, अतः विटामिन के रूप में हम देखें तो मिल्क इज डिफिशिएंट ऑफ विटामिन सी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मिनरल इज डिफिशिएंट इन मिल्क इज आयरन, विटामिन इज डिफिशिएंट इन मिल्क इज विटामिन सी, विटामिन सी हेल्प टू ऑब्जर्व आयरन। इन तीन बिंदुओं को याद कर लीजिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, milk is deficient of mineral is iron. Our next question is, which of the following component is inhibited by EDTA in blood specimen? Option A, calcium. Option B, potassium. Option C, chloride. And option D, sodium. EDTA usually used as the disodium salt of the acid or as the dipotassium salt of the acid, potassium EDTA. Version and sequestern are the commercial name of the EDTA. EDTA is a powerful calcium chelating agent. It gives good preservation of cell morphology. So our correct answer is option A, calcium. Our next question is, a colorimeter work on the principle of option A, Beer-Lambert law, option B, thermodynamic law, option C, Donan's membrane equilibrium, option D, reflection law. The colorimeter is based on the Beer-Lambert law. According to B, the observation of light transmit through the medium is directly proportional to the medium concentration. Thermodynamics express empirical fact of defined physical quantity such as temperature, heat, thermodynamic work and entropy. Calorimeter, not colorimeter, based on the thermodynamic law. Donan membrane equilibrium is
prominent in the triphase model for article cartilage, as well as electrochemical fuel cell and dialysis. Medical instrument like endoscope based on the reflection law. The law of reflection states that when a ray of light reflects off a surface, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. After discussion, we know our correct option is option A, Beer-Lambert law.